कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने चैप्टर 1 को लाइन बाय लाइन पढ़ा करके कवर किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके वहाँ से चैप्टर को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास कि नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड डैश, यानी किसी भी सभ्यता में सभी व्यक्ति के पास कौन ऐसा चीज नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब होता है पूर्णता। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सभ्यता में यानी किसी भी देश में सभी के सभी जो लोग होते हैं वो पूर्ण नहीं होते हैं। इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। अब अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल में लिखा हुआ है कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, यानी गुजरात के लोगों के लिए सिविलाइजेशन यानी सभ्यता का मतलब क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट का मतलब होता है अच्छा आचरण। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस पर लगाते हैं टिक। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल में हमें लिख रखा है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी सभ्यता आचरण की वह पद्धति है जो मनुष्य को उसके कर्तव्य का मार्ग दिखाती है। ये जो लाइन है वो कौन से चैप्टर से लिया गया है वो चैप्टर 1 से लिया गया है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देख सकते हैं कि ये तीनों का तीनों जो सवाल है ये एकदम आपकी किताब के लाइन से लिया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, यानी कुछ तत्कालिक और शानदार परिणाम जो है मॉडर्न इन्वेंशन यानी आधुनिक आविष्कार के वो इतने खतरनाक हैं कि उनका विरोध नहीं किया जा सकता है। ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है। तो सिंपल सी बात है, ये भी लाइन जो है वो चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसी से लिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर हम लगाएंगे टिक और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में लिखा हुआ है कि द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम इज टेकन फ्रॉम, यानी ये जो लाइन है इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा हम अपनी पैशन यानी जुनून में लिप्त होते चले जाते हैं उतना ही ज़्यादा वो जो हैं वो बेलगाम होते चले जाते हैं। अनब्रिडल्ड का मतलब होता है बेलगाम होना, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो किस चैप्टर से लिया गया है। तो सिंपल सी बात है, ये भी जो लाइन है वो चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर हम लगाएंगे टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी आप ही के किताब के लाइन से लिया गया है, इसीलिए चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। अगला सवाल में है कि डैश वेयर सेटिस्फाइड विद द ट्रू होम रूल्स, यानी कौन ऐसे लोग हैं जो कि सच्ची में होम रूल से बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवर एंसेस्टर्स, यानी हमारे पूर्वज। तो इस चैप्टर में बताया गया कि हमारे जो पूर्वज थे वो असल मायने में यानी सही मायने में होम रूल से संतुष्ट होते थे। तो इसका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल में हमें लिखा हुआ है कि इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर डैश, यानी इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो है वो अपने जगह पर एकदम अचल है, यानी अपने जगह से बिल्कुल ही नहीं हिलता है। और ये जो चीज़ है वो भारत देश की क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिसका मतलब होता है ग्लोरी, यानी भारत अपने जगह पे अचल है और ये जो है भारत देश की ग्लोरी है यानी गौरव है। तो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल में हमें लिख रखा है कि द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम, यानी इसका मतलब हुआ कि आखिरकार ऐसी तो कुछ बात है हिंदुइज्म में जो कि इसको अभी तक जीवित रखा हुआ है। ये जो लाइन है वो किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये लाइन भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में लिखा हुआ है कि गांधी जी डाइड एट द हैंड ऑफ ए फैनेटिक ऑन, यानी गांधी जी की मृत्यु एक कट्टर के हाथ हो गई। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर। तो गांधी जी की मृत्यु एक कट्टर के हाथों हो गई किस डेट को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 यानी 30 जनवरी 1948 को। तो ऑप्शन नंबर सी पे हम लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल में लिखा हुआ है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम, यानी यहाँ पे गांधी जी का लाइन है वो कहते हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ कि जो सभ्यता भारत ने या अर्जित किया है इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, उसे दुनिया में नहीं हराया जा सकता है। ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये लाइन भी पहला चैप्टर यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर लगाते हैं हम टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, यानी हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम मशीन का इस्तेमाल करेंगे
तो हम मशीन के गुलाम बन जाएंगे, यानी हम मशीन के वश में हो जाएंगे, राइट। इसीलिए उन्होंने मशीनरी यानी मशीन का इन्वेंट यानी आविष्कार नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में कि दे न्यू दैट वी वुड बिकम स्लेव, यानी वो जानते थे कि वो लोग गुलाम बन जाएंगे, इसलिए उन्होंने मशीनरी का आविष्कार नहीं किया। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, लगाइए टिक। चलते हैं अगले सवाल पे। अब अगला सवाल में लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, यानी महात्मा गांधी ने कौन सा चैप्टर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लियर दिखता है कि महात्मा गांधी ने लिखा हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, इस पर लगाइए टिक। अगला सवाल है हमारे पास कि फेरोज वेयर रूलर्स ऑफ एंशिएंट, यानी फेरोज कौन होते हैं। तो जो इजिप्ट के पुराने राजा हुआ करते थे उन्हें को हम लोग फेरोज कहते हैं। तो देखिए इजिप्ट कहाँ है, तो इजिप्ट हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो इस पर लगाइए टिक, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि डैश वेयर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी इजिप्ट के जो राजा हुआ करते थे उनको हम लोग क्या कहते थे, तो उनको हम लोग कहते थे फेरोज, इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अगला सवाल है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, यानी सभ्यता जो होता है वो किसके विकास का अवस्था होता है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जानवर का तो ये हो नहीं सकता है, और नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुओं का भी नहीं हो सकता है, और बर्ड यानी चिड़िया का भी नहीं हो सकता है, तो बचा क्या, पीपल यानी लोग। तो सभ्यता जो है वो मनुष्य का विकास का आवश्यकता होता है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इस पर हम लोग लगा देते हैं टिक, ठीक है। अब अगला सवाल हमसे कहता है कि गिबॉन इज एसोसिएटेड विथ, यानी गिबॉन जो है वो किस देश के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही डायरेक्ट से हमें बताया गया है इस चैप्टर में कि गिबॉन जो है वो इटली से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन ए पे हम लगा देते हैं टिक, ठीक है। तो अब अगले सवाल में है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, यानी यूरोप का जो सभ्यता है वो भारत देश के लिए क्या है। तो ये चैप्टर में डायरेक्ट बताया गया है कि यूरोप का जो सभ्यता है वो भारत देश के लिए बर्बादी का दूसरा नाम है। तो बर्बादी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं र्यून, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इस पर हम लोग टिक लगा देते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पे, है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, यानी सदा जीवन और उच्च विचार जो है वो किसका आधार है। तो ये हम जानते हैं कि हमें चैप्टर में बताया गया है कि सदा जीवन और उच्च विचार जो है वो भारतीय सभ्यता यानी इंडियन सिविलाइजेशन का आधार है, तो इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लगाते हैं इस पर टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में हमें कहा गया है कि इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, यानी भारतीय गौरव ये है कि भारत देश जो है वो क्या है, वो इमूवेबल है। इमूवेबल का मतलब होता है अचल, यानी अपने जगह से हिलने वाला नहीं है, और यही जो है वो भारत का गौरव है। तो इमूवेबल जो है हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लगाइए टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में हमें बोला है कि डैश वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन। तो चैप्टर के शुरुआत में जब इंट्रोडक्शन दिया गया है तो वहीं पे हमें बताया गया है कि महात्मा गांधी वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन। तो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में यानी शुरू में ही हमें बताया गया है कि महात्मा गांधी जो थे वो एक स्पिरिचुअल लीडर यानी आध्यात्मिक नेता थे, ना कि वो एक पॉलिटिशियन यानी राजनीतिज्ञ थे, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। तो इस पे लगाते हैं हम टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में लिखा हुआ है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाय। तो ये भी चैप्टर के इंट्रोडक्शन में यानी शुरुआत में ही हमें बताया गया है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी मेरा प्रयोग सफलता के साथ, ये एक ऐसी किताब है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हम लगाते हैं ऑप्शन बी पे टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो चैप्टर के लाइन से आया है, इसीलिए चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। तो अगला सवाल है कि द ह्यूमन माइंड इज अ रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी मनुष्य का जो दिमाग है वो एक बेचैन किसकी तरह है, जिसको जितना ही ज़्यादा मिलता है वो उतना ही ज़्यादा इच्छा करता है। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि जो मनुष्य का दिमाग है वो रेस्टलेस बर्ड की तरह है, यानी बेचैन पक्षी की तरह है, जिसको जितना ही ज़्यादा मिलता है वो उतना ही ज़्यादा इच्छा करता है। तो इसका आंसर है रेस्टलेस बर्ड। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में हमें बर्ड दे रखा है, तो हम लोग इस पर टिक लगा देंगे। अगला सवाल जो है यहाँ पे मैं कहा गया है कि द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ डैश। तो हमें चैप्टर में बताया गया है कि जो यूरोप के लोग हैं वो अपना सबक जो है वो किससे सीखते हैं, तो वो ग्रीस और रोम के लिखे हुए लोगों से सीखते हैं। तो ग्रीस और रोम कहाँ दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया गया है ग्रीस और रोम, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इस पर लगाइए टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल में लिखा गया है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ अ, यानी सदा जीवन और उच्च विचार जो है वो किसका मोटो है, यानी किसका दिया गया वाक्य है। तो ये जो है वो वेस्टर्न फिलोसफर, वेस्टर्न फिलोसफर का मतलब होता है पश्चिमी दर्शन शास्त्र। तो ये चैप्टर में ही हमें लिखा गया है कि ये पश्चिमी दर्शन शास्त्र के द्वारा दिया गया मोटो है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल में है कि डैश इज स्टेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता के ब्लाइंड इमिटेशन यानी अंधाधुन नकल करने के खिलाफ है।
तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि गांधी जी जो हैं वो पश्चिमी सभ्यता के अंधाधुंध नकल करने के एकदम से खिलाफ हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन बी पे हम टिक लगाते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज, यानी कौन ऐसे लोग थे जो कि छोटे छोटे गांव में भी रह करके संतुष्ट रहा करते थे। तो इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि हमारे जो पूर्वज थे यानी हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो छोटे छोटे गांव में रहकर भी बहुत संतुष्ट रहा करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवर एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज। तो ऑप्शन ए पे हम टिक लगाते हैं और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला तो क्वेश्चन नंबर 28 में है कि हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड वन अनदर, यानी क्या सभ्यता ने हमें सिखाया है कि हमें एक दूसरे के डैश होना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एंग्री, यानी क्या सभ्यता ने हमें सिखाया है कि एक दूसरे के खिलाफ हमें गुस्सा होना चाहिए। तो नहीं, हमारे जो भारतीय सभ्यता है वो हमें ये सिखाता है कि हमें एक दूसरे से मिल के रहना चाहिए और भाईचारा रखना चाहिए, ना कि हमें एक दूसरे के प्रति गुस्सा करना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंग्री, जिसका मतलब होता है गुस्सा करना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है कि आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू डैश रूल, यानी हमारे जो एंसेस्टर्स थे यानी पूर्वज थे उन्होंने सही मायने में कौन से रूल का इस्तेमाल या उपयोग किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होम रूल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लगाते हैं हम ऑप्शन नंबर सी पे टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक अ डैश हैप्पी, यानी धन और ऐशो आराम जो है वो किस चीज़ को खुश नहीं कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है मैन, यानी पुरुष को। धन और लग्जरी से एक व्यक्ति जो है वो कभी खुश नहीं होता है। एक व्यक्ति रियल मायने में खुश होता है तो सेटिस्फैक्शन से, यानी संतुष्टता से। एक व्यक्ति अगर संतुष्ट हो जाता है तो वो असल मायने में खुश हो जाता है, चाहे उसके पास धन हो या ना हो। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मैन। तो लगाते हैं इस पर टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में हमें लिख रखा है कि गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, यानी गांधी जी चंपारण में कब गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1917। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास कि द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड डैश राइटर्स, यानी जो यूरोप के लोग हैं वो किन किन लोगों से प्रेरित हुआ करते हैं। तो पहला है एक रोम के राइटर से और दूसरा किसके, तो दूसरा हो जाएगा ग्रीक के राइटर से, क्योंकि हम पहले भी सवाल में देख चुके हैं कि जो यूरोप के लोग होते हैं वो रोम के और ग्रीस के लोगों से प्रेरित होते हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाइए टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी किस चीज़ का आविष्कार जो है वो हमारे विकास को बहुत आगे तक लेके गया है। तो हमें पता है कि जो फायर यानी आग जो है उसका आविष्कार हमारे विकास को बहुत आगे तक लेके गया है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसीडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर्स इज फ्रॉम, यानी इन सभी चीज़ को देखते हुए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमें लग्जरी और प्लेजर यानी ऐशो आराम से दूर रखा है। ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, तो हमें पता है कि ये लाइन भी पहला चैप्टर यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगले सवाल में लिखा हुआ है कि सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, यानी सिविलाइजेशन जो है वो मनुष्य को क्या चीज़ सिखाता है। तो सभ्यता जो है वो मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना सिखाता है, यानी उसको इंग्लिश में लिखते हैं द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कर्तव्य का मार्ग। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर, यानी अगर हम अपने मोरालिटी यानी नैतिकता को सही प्रकार से पालन करते हैं तो हम किस चीज़ के ऊपर मास्टरी पालेंगे यानी काबू पालेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइंड्स एंड पैशन, यानी हम अपनी दिमाग के ऊपर और अपने जुनून के ऊपर काबू पालेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में फिर से हमें पूछा गया है कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, यानी हमारा मन जो है वो बेचैन पक्षी की तरह है जो कि हमेशा क्या रहता है, तो हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है। अनसेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट, यानी जितना हमको मिलता है हमारी चाहत और इच्छा जो है उतना ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। यानी ये चीज़ दिखाता है अनसेटिस्फैक्शन को यानी असंतुष्टता को, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनसेटिस्फाइड। तो इस पर लगाते हैं टिक। नंबर 38 में लिखा हुआ है कि हैप्पीनेस इज लार्जली अ, यानी इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि जो खुशी है वो हैप्पीनेस यानी खुशी जो है वो मेंटल कंडीशन है, यानी एक दिमागी स्थिति है। अगर हम अपने मन से सोचते हैं कि हम खुश हैं तो हम खुश रहेंगे, और अगर अपने मन से हम सोचते हैं कि हम दुखी हैं तो हमारे पास कितना भी धन हो तो हम दुखी ही रहेंगे, राइट। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी मेंटल कंडीशन। तो क्वेश्चन नंबर 39 में लिख रखा है कि महात्मा गांधी वॉज मोर अ, यानी महात्मा गांधी क्या थे, तो महात्मा गांधी एक स्पिरिचुअल लीडर थे यानी आध्यात्मिक नेता थे। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में हमें लिख रखा है स्पिरिचुअल लीडर। तो इस पर लगाइए टिक, चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है कि आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम। यानी यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ वेस्ट यानी पश्चिम का, जहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। और वो सब चीज़ें कहाँ से सीखी हैं? तो वेस्टर्न लिटरेचर यानी पश्चिमी साहित्य को पढ़ करके सीखी हैं। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 1 यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पे लगाइए टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ है कि आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड अस फ्रॉम, यानी हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हमें किस चीज़ से दूर रखा है? तो ये हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पूर्वज जो हैं वो हमें ऐसो आराम से दूर रखते हैं, यानी लग्जरी एंड प्लेजर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 44 में लिख रखा है कि इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, यानी प्राचीन समय में जो आम लोग थे वो किस चीज़ को किया करते थे? हमें पता है कि पुराने समय में जो लोग हुआ करते थे वो ज़्यादातर खेती बाड़ी किया करते थे, यानी एग्रीकल्चर किया करते थे। इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे हम लगाते हैं टिक। अगला सवाल अब हमें क्या कह रहा है? तो अगले सवाल में लिख रखा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, यानी आधुनिक सभ्यता जो है वो किस चीज़ की पूजा करता है? तो हमें पता है कि आधुनिक सभ्यता जो है वो मटेरियलिज्म की, यानी भौतिक चीज़ों की पूजा करता है, यानी लग्जरी, गाड़ी, बंगला, इन सब चीज़ों की पूजा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मटेरियल, यानी भौतिकी की पूजा करता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाइए टिक। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यानी 46 नंबर में लिख रखा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसके द्वारा लिखा गया है? तो हमें पता है कि ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ये चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी एम गांधी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर टिक लगाइए। अब अगले सवाल में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 में लिख रखा है कि इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल एंजॉयड, यानी प्राचीन समय में जो आम लोग थे वो किस चीज़ को एंजॉय किया करते थे? तो इसका डायरेक्ट आंसर जो हो जाएगा ट्रू होम रूल, यानी सच्चा स्वराज का को एंजॉय करते थे। राइट, ये हमें चैप्टर में डायरेक्टली लिखा गया है कि पुराने समय के लोग जो थे वो ट्रू होम रूल को एंजॉय किया करते थे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, यानी भारतीय सभ्यता जो है वो किस चीज़ को बढ़ावा देता है? तो हमें पता है कि भारतीय सभ्यता जो है वो नैतिकता को बढ़ावा देता है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरल। अब चलते हैं आखिरी सवाल पे। तो इसमें में लिखा गया है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज, यानी भारतीय सभ्यता क्या है? पहला ऑप्शन है गॉडलेस, यानी भगवान को नहीं मानता है। तो ऑप्शन नंबर सी में है कि बेस्ड ऑन पार्शियलिटी, यानी भेदभाव करता है। ऑप्शन नंबर डी में है कि बेस्ड ऑन मैटर, यानी भौतिकवाद को बढ़ावा देता है। और ऑप्शन नंबर बी में है कि बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, यानी भगवान में विश्वास रखता है। तो हमें पता है कि भारतीय सभ्यता जो है वो भगवान में विश्वास के ऊपर बनाया गया है, यानी यहाँ के लोग जो हैं वो भगवान में अटूट विश्वास रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस पर हम लगाते हैं टिक। तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर समाप्त। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख के जरूर पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।